दिस इज सारिका एंड वेलकम टू माय चैनल सारिका क्लासेस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्हाट वाज अशोकास धम्मा, कि अशोक की जो धम्म नीति है ये क्या है। मैंने आपको बताया था अशोक मौर्यन एम्पायर के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिसके टाइम पर मौर्यन एम्पायर एक अलग तरह से एक्सपैंड करता है, जिससे कि लोगों के सोचने और समझने का तरीका बदल जाता है। ये सब होता है कलिंग वॉर के बाद, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इस वॉर के बाद अशोक जो वॉर की नीति है उसको छोड़ करके, मीन्स लड़ाई झगड़े को छोड़ करके वो धम्म जो धर्म का प्रचार करना स्टार्ट करता है। धर्म का प्रचार करना स्टार्ट करता है मीन्स धम्म का प्रचार करना स्टार्ट करता है। अब ये धम्म क्या है? धम्म मीन्स धर्म इन प्राकृत, कि धम्म को हम प्राकृत लैंग्वेज में धर्म बोलते हैं। इट मीन्स रिलीजियस ड्यूटी। इसका मतलब है कि जब किसी धर्म को जब हम फॉलो करते हैं तो उसके जो रूल्स होते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाता है? धम्म कहलाता है। अशोकास धम्मा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस। जो वैदिक पीरियड के बाद जो सोसाइटी थी ना बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी, मीन्स खुद के जो रिचुअल्स थे, जो पूजा पाठ के नियम कानून थे ना काफ़ी टफ हो गए थे, और साथ ही पशुबल भी बहुत बड़ी मात्रा में दी जाने लगी थी, जो कि आप लोगों ने वैदिक पीरियड में पढ़ चुके हैं। तो अशोक ने इन सब चीज़ों को इग्नोर करके एक सिंपल सी चीज़ बोली। उन्होंने कहा हमें ये सारी चीज़ें फॉलो ना करके हमें सिर्फ और सिर्फ धम्म को फॉलो। कलिंग वॉर के आपको पता है कलिंग वॉर के बाद अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया था, और उसके बाद ना वो कुछ बुद्धिस्ट लोगों के टच में आए और उन्होंने बुद्धिज्म को स्वीकार कर लिया। तो अशोक की ये जो धम्म नीति थी ये काफ़ी बुद्धिस्ट, जो बुद्धिज्म के जो रूल्स थे ना उनसे टच थी। चलो देखते हैं कि जो धम्म नीति है वो किस पर बेस्ड थी। ही बेस्ड हिज धम्मा ऑन नॉन वायलेंस, कि जैसे कि बुद्धिस्ट में बोला गया था कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें शांति की नीति को फॉलो करना है, उसी प्रकार से इसमें भी नॉन वायलेंस की नीति को फॉलो किया गया है। टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर्स रिलीजियस बिलीफ, कि हमें सहन शक्ति भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें कोई कुछ कह दे हम तुरंत रिएक्ट करें, नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और साथ जो दूसरे धर्म है ना उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ट्रुथफुलनेस, हमेशा सच बोलो। रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर, और रिस्पेक्ट हमेशा अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, स्पेशली टीचर और अपने पेरेंट्स की। काइंडनेस एंड चैरिटी टू ऑल स्पेशली स्लेव्स एंड सर्वेंट, जो स्लेव्स और सर्वेंट हैं उन पे हमेशा दया रखनी चाहिए, और जितना हो सके उतना दान करना चाहिए, मीन्स कि उन लोगों का भी जिससे कुछ अच्छा हो सके। तो ये थे अशोक की धम्म नीति के बारे में। प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए क्या क्या किया? ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज धम्म महामात्य। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्य बनाए, जो कि जगह जगह जाते और बौद्ध और धम्म का प्रचार करते थे। अशोक गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, उसने अपने मैसेज को जनता तक पहुंचाने के लिए महामात्य तो भेजे ही, साथ साथ उन्होंने अपने मैसेज को रॉक्स एंड पिलर्स पर लिखवाया, जिससे और उनको जो आम लोगों की जो लैंग्वेज थी ना उसमें लिखवाया, जिससे कि कोई भी उनकी लैंग्वेज को, उनके संदेश को, उनके मैसेज को पढ़ सकता था, और साथ ही आगे आने वाली जनरेशन को भी उनके जो धम्म के बारे में पता चल सकता था। जैसे कि आज हमें उन्हीं रिसेप्शन के थ्रू ही तो पता चल रहा है कि अशोक ने धम्म की नीति को फॉलो किया था। He built roads, dug wells and built rest houses and arranged for the medical treatment for both human and। अशोक को ग्रेट क्यों कहा जाता है? कोई भी राजा बड़े साम्राज्य से महान नहीं बनता, महान बनता है वो अपने किए गए कार्यों के थ्रू। बड़ा साम्राज्य तो औरंगजेब का भी था, क्या आप उसे महान बोल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अशोक को द ग्रेट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसने लोगों के लिए ऐसे कार्य किए जो कि उससे पहले किसी ने नहीं किए थे। जैसे उसने आम जनता पर ध्यान दिया, उनकी मदद के लिए, उनकी आसानी के लिए, कि उनको हर चीज़ में, कि उनकी लाइफ इजी हो सके, इसलिए उसने रोड्स बनवाई, कुएं खुदवाए एंड
रेस्ट हाउसेस बनवाए, मीन्स कि धर्मशालाएं बनवाई। और सबसे इम्पोर्टेंट काम जो उसके पहले किसी राजा ने नहीं किया था, उसने लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया। उसने लोगों को फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया। और सिर्फ लोगों को ही नहीं, उसने पशुओं को भी, एनिमल्स को भी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया। यही था कारण उसको महान बोलने का। He sent messenger to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and China, श्रीलंका। उसने अपने मैसेज को भेजने के लिए सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज में उसने अपने मैसेंजर्स भेजे। कहाँ भेजे? सीरिया, इजिप्ट, ग्रीस, चाइना एंड श्रीलंका। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भी श्रीलंका में धम्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। अब जानते हैं मौर्यन एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। द किंग वॉज द सेंट्रल अथॉरिटी, ही रूल्ड विद द हेल्प ऑफ मंत्री पर्सन। राजा के पास ही मेन पावर होती थी, सारे डिसीजन वही लेता था और उनके डिसीजन को फॉलो करवाती थी मंत्री परिषद, मीन्स कि राजा मंत्री परिषद की हेल्प से ही राज्य करता था। अब मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसको एक जगह बैठ कर के कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। इसलिए मौर्यन एम्पायर को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। कितने प्रोविंस थे? 5। फिर उन प्रोविंसेस को डिवाइड किया गया था डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया गया युक्ताज में और युक्ताज को विलेज में। मीन्स कि कई सारे जब घर मिलते हैं तो एक विलेज बनता है, कई सारे विलेज बनेंगे तो एक युक्ता बनेगा और कई सारे युक्ताज मिलके एक डिस्ट्रिक्ट बनाते थे और कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलके एक प्रोविंस बनाते थे और कई सारे प्रोविंसेस मिलके सेंट्रल। समझ में आया आपको? अब सेंट्रल को कौन देखता था? राजा। प्रोविंसेस का हेड होता था राजकुमार। डिस्ट्रिक्ट का प्रदेशता, जिसे कमिश्नर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद विलेज को देखता था ग्रामिका। ये था मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कि राजा, वहां मौर्यन एम्पायर में राजा किस प्रकार से राज्य करता था। अब जानते हैं मौर्यन एम्पायर के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। द आर्ट एंड कल्चर दैट इमर्ज्ड वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। मौर्यन एम्पायर के टाइम का जो आर्ट एंड कल्चर था वो बुद्धिज्म से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर था। अशोका issued 14 rock edicts, 7 pillar edicts and some other edicts। अशोका ने जो इंस्क्रिप्शन बनवाए उनमें से 14 रॉक एडिक्ट्स थी, 7 पिलर्स थे और कुछ अदर एडिक्ट्स थे, मीन्स कि कुछ अदर इंस्क्रिप्शन भी मिली। अब ये जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए गए, ये जो पिलर्स और रॉक्स पे जो इंस्क्रिप्शन लिखवाए गए वो कौन कौन सी लैंग्वेज में थे? तो जो इंस्क्रिप्शन, जो पिलर्स हमें पेशावर में मिले हैं उसकी लैंग्वेज कौन सी है? उसकी स्क्रिप्ट है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। जो इंस्क्रिप्शन पेशावर में पाए गए उसकी स्क्रिप्ट है खरोष्ठी स्क्रिप्ट। जो इंस्क्रिप्शन कांधार साइड में पाए गए हैं, जो मीन्स अफगानिस्तान साइड में पाए गए हैं, उसकी लैंग्वेज है ग्रीक या अरमाइक। कौन सी? ग्रीक या अरमाइक। और जो इंस्क्रिप्शन इंडिया में मिले हैं उसकी लैंग्वेज है ब्राह्मी। कौन सी स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी। मीन्स अब जो इंडिया में पाए गए हैं उनकी लैंग्वेज कौन सी है? ब्राह्मी। जो इंस्क्रिप्शन पाकिस्तान के साइड में पाए गए हैं उनकी है खरोष्ठी और जो इंस्क्रिप्शन अफगानिस्तान साइड में पाए गए हैं उनकी लैंग्वेज है ग्रीक या अरमाइक। सांची स्तूपा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्तूपा। जो सांची स्तूप है, जो कि सबसे ज्यादा अशोका के जितने भी पिलर्स, जितने भी इंस्क्रिप्शन पाए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा फेमस कौन है? सांची स्तूप है। अशोक धम्म के प्रचार में ही देश विदेश में व्यस्त रहता है और उसका जो भारत की जो मौर्यन एम्पायर का जो सीमावर्ती राज्य थे उस पर उसका फोकस कम हो जाता है। अशोक के टाइम पर तो कोई अटैक नहीं हुए, मौर्यन एम्पायर अच्छे से चलता रहा। बट अशोक के बाद जो भी रूलर्स आए मौर्यन एम्पायर के वो काफी वीक थे। जब आपने देखा होगा जब इंडिया पर वीक रूलर आए हैं हमेशा बाहर से आक्रमण होने शुरू हो गए हैं। भारत पर 3 साइड से अटैक करना बहुत ही मुश्किल था। सिर्फ एक ही साइड से जहां से भारत पर आक्रमण किया जा सकता था वो था वेस्ट और नॉर्थ, जहां से फिर से आक्रमण होना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे मौर्यन एम्पायर का अंत हो जाता है।
मौर्यन एम्पायर का लास्ट रूलर कौन था? बृहदत्त। फिर मौर्यन एम्पायर टूट करके फिर से छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड हो जाता और यहाँ पर काफी टाइम तक एक बड़े साम्राज्य का अभाव रहता है। अब इसके बाद छोटे छोटे राजा तो राज्य करते हैं, लेकिन एक बिग डायनेस्टी, एक बिग साम्राज्य, जैसे कि अभी मौर्यन साम्राज्य था, तो इस टाइप से कोई साम्राज्य देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद करीब 300 सालों बाद फिर से एक डायनेस्टी आती है जो थी गुप्ता डायनेस्टी, जिसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मौर्यन एम्पायर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।